देखिए, जहाँ तक भारतवर्ष का कंसर्न है या इसका तात्पर्य है, तो यह एज अ टर्मिनोलॉजी यूज होता है। भारतवर्ष एक देश के साथ साथ एक भौगोलिक अवधारणा के साथ साथ यह एक अवधारणात्मक आयाम भी है, यह एक कंसेप्चुअल पर्सपेक्टिव भी है। इसके माध्यम से न केवल भौगोलिक स्वरूप को समझा जाता है, बल्कि साथ ही साथ भौगोलिक के साथ साथ एक जो कल्चरल सिस्टम है या एक सांस्कृतिक जो परिवेश है जिसमें भारतीयता की पद्धति है, उसको भी समाहित किया जाता है। भारतवर्ष का जहाँ तक संदर्भ है, भारतवर्ष के बारे में कहा था कि भारत जहाँ तक नामकरण की का प्रश्न है, तो नामकरण के संदर्भ में भारतवर्ष के जो शाब्दिक अर्थ है, जो एटामोलॉजिकली अगर देखा जाए, जो एक प्रकार से शाब्दिक व्युत्पत्ति या शब्द व्युत्पत्ति के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, तो भारतवर्ष का तात्पर्य होता है मतलब ज्ञान में लगा हुआ देश। ठीक है, तो मतलब एक बार भारत, ठीक है, तो भारत मतलब ज्ञान में लगा हुआ, ठीक है, होता है। तो जो ज्ञान में लगा हुआ होता है, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि ऐसा देश जो ज्ञान में लगा हो, जो ज्ञान विज्ञान, हाँ, साहित्य संस्कृति आदि से संदर्भित विचारधारा हो। जबकि वायु पुराण में कहा गया है, वायु पुराण में भारत के लिए एक अलग विचारधारा मिलती है। वायु पुराण कहता है कि भारत का तात्पर्य होता है कि सम्राट द्वारा विजित जो क्षेत्र होता है, याद रखिएगा, सम्राट द्वारा विजित जो क्षेत्र होता है उसे कहते हैं भारत। भारत किसी सम्राट या शासक के द्वारा विजित क्षेत्र को कहा जाता है। इसका उल्लेख कहाँ मिल रहा है? इसका उल्लेख मिल रहा है वायु पुराण में। तो जैसे आपको ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि भारत का उल्लेख एक विजित भूखंड के रूप में या विजित भूक्षेत्र के रूप में कहाँ उल्लेख मिलता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा वायु पुराण। तो वायु पुराण में भारत के संदर्भ में यह जानकारी मिलती है। अब आगे आते हैं, जहाँ तक भारत के साहित्यिक स्रोत की बात है, साहित्य में सबसे पहले माना जाता है कि ऋग्वेद में जो आर्य संस्कृति का प्रारंभिक सोर्स है, ऋग्वेद में भारत का प्रारंभिक या पहली बार उल्लेख मिलता है भारतवर्ष के नाम पे। जबकि अभिलेखिक वर्णों में अगर हम मुख्यतः एपिग्राफिकल सोर्सेस में जाएं, तो भारतवर्ष का जो पहला उल्लेख मिलता है वह मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख, जो खारवेल का है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख में भारत का उल्लेख पहली बार अभिलेखिक रूप से मिलता है, लेकिन साहित्यिक स्रोत पूछेगा तो आपका आंसर होगा ऋग्वेद। अब थोड़ा सा और समझिएगा, जो वैदिक आख्यान हैं, जो वैदिक ऋचाएँ लिखी गई या जो वैदिक सोर्सेज मिलते हैं, उनमें जो भारत का उल्लेख है, ठीक है, उनमें जो भारत का हमें उल्लेख मिलता है, वह उल्लेख मुख्यतः एक पारंपरिक परिवेश में और मुख्यतः जो उत्तर भारतीय क्षेत्र है उस परिवेश में या उस पद्धति में मिलता है। अभी हम इसकी चर्चा और आगे करेंगे। दूसरा समझिएगा, वैदिक आख्यान यह कहते हैं कि अयोध्या के इक्ष्वाकु वंशी राजा थे। अयोध्या में एक इक्ष्वाकु वंशी राजा थे जो जिनका नाम था दुष्यंत, और उनकी रानी का नाम था शकुंतला। इन्हीं दुष्यंत और शकुंतला से भरत नामक एक पुत्र हुआ था, जिसके नाम पे आगे चल के भारत का नाम पड़ा। अब यहाँ आप समझिएगा, जो शकुंतला की कहानी है या जो आपका दुष्यंत शकुंतला का जो भारतीय आख्यान में जो इनका लव स्टोरी है, यह मुख्यतः इस बात पे एक तो परंपरावादिता, एक पौराणिकता की बात तो करता ही है, एक मेथोडोलॉजिकल या कंसेप्ट तो है ही। साथ ही अगर ऐतिहासिक स्रोत को देखा जाए तो जहाँ पे शकुंतला और दुष्यंत की कहानी मिलती है, यह कहानी मुख्यतः वैदिक काल में तो मिलती है, साथ ही साथ ऐतिहासिक स्रोतों में अगर जाएं, ऐतिहासिक काल में हम देखें तो यह कहानी हमें मिल रही है आगे चलकर। खारवेल ने हमने पहले चर्चा किया, खारवेल का एक महत्वपूर्ण अभिलेख है हाथी गुम्फा। जो हाथी गुम्फा अभिलेख मिला है, यह मिला है उदयपुरी, ठीक है, उदयपुरी पहाड़ी में जो उदयपुरी पहाड़ी है, ठीक है, यह जो पहाड़ी है यह मुख्यतः आपका
यह उड़ीसा में पड़ती है। जबकि याद रखिएगा कि जो जो आपका हाथी गुम्फा अभिलेख है, यह अभिलेख मुख्यतः उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, तो यह उदयगिरी की पहाड़ी में है। जबकि जो आपका उदयपुर की गुफाएं हैं, ठीक है, या उदयगिरी गुफाएं भी कहते हैं कभी कभी, यह गुफाएं पड़ती हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो उदयपुर गुफाएं जो हैं या उदयपुरी गुफाएं जो हैं यह मध्य प्रदेश में हैं। जबकि आपका जो उदयपुर पहाड़ियाँ हैं या उदयगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती हैं? यह पड़ती हैं आपका उड़ीसा में। जो पहाड़ी उड़ीसा में पड़ती है, इसी उड़ीसा में पहाड़ी में खारवेल के समय में कई गुफाएं बनवाई गई आजीवक संप्रदायों के निवास करने के लिए। ये गुफाएं कौन सी थी? जैसे हाथी गुम्फा, जैसे रानी गुम्फा, जैसे आपका यहीं पे गणेश गुम्फा, हाँ, जैसे मंचन गुम्फा। ये जो गुफाएं बनाई गई, इसमें एक गुफा बड़ी फेमस है, उसका नाम है गणेश गुम्फा। गणेश गुम्फा में शकुंतला और दुष्यंत की जो प्रणय कहानी है, उसके कथानक का चित्र मिलता है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए नया भी हो सकता है कि दुष्यंत और शकुंतला की जो कहानी है, इसका दृश्यांकन कहाँ मिलता है, किस गुफा में? इसका दृश्यांकन मिलता है, ठीक है, उदयगिरी की जो गुफाएं हैं, ठीक है, जो उड़ीसा में स्थित हैं, यहीं पे जो गणेश गुम्फा है, इसी में इसका चित्रांकन मिलता है। तो एक बड़ा ऐतिहासिक स्रोत है। दूसरा, गणेश गुम्फा बड़ा फेमस इस दृष्टि से है कि यहाँ पे उदयन और वासवदत्ता के कथानक का भी चित्रण हुआ है। गणेश गुम्फा में ही उदयन और वासवदत्ता की कहानी का भी चित्रांकन मिलता है। दोनों ऐतिहासिक महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। ठीक, जबकि अगर स्तूपों में जाएं तो हम देखते हैं कि भरहुत का जो स्तूप है, इस भरहुत के स्तूप पर भी उदयन और वासवदत्ता की कहानी का चित्रांकन हुआ है। और यह क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उदयन और वासवदत्ता की कहानी भरहुत अभिलेख पर भी चित्रांकित की गई है। और दूसरा कहाँ मिलता है? गणेश गुम्फा में मिलता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अच्छा, आ गया ये। तो एक तो शकुंतला और दुष्यंत की कहानी, या मतलब उनका एक ऐतिहासिकता जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, हमको यहाँ मिलता है। ठीक है, दूसरा कहाँ मिलता है? दूसरा देखिए, बाद में चलकर जब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण पहला ग्रंथ अनुवादित हुआ, वह था आपका अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसका अनुवाद किया विलियम जोन्स ने, और उसका नाम था शकुंतला द फैटल रिंग। उसका नाम था शकुंतला द फैटल रिंग। ठीक है, उसका नाम है शकुंतला द फैटल रिंग। ठीक है, इसी नाम से विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया है। तो कुल मिला के आपको यह सोर्स बताने का मुख्य तात्पर्य रहा है कि आप हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जान लीजिए कि शकुंतला का जो कथानक है या दुष्यंत का जो कथानक है, वह ऑथेंटिक है, अप्रोप्रिएट है। ठीक है, और उसके पीछे हमारे पास सोर्सेज भी मिलते हैं। क्योंकि इतिहास जान लीजिएगा, इतिहास कमो बेस क्या है? हिस्ट्री शुड बी हिस्ट्री एनी हाउ। इतिहास किसी भी परिवेश में इतिहास बना रहना चाहिए। और दूसरी बात, कि इतिहास या ऐतिहासिकता वही होती है जबकि वह साक्ष्य सापेक्ष हो, वह तर्कसंगत हो। ठीक है, उसके पीछे एक लॉजिकल वे हो, उसके पीछे हमारे पास सोर्स ज़रूर हो। जो वह कोई भी घटना जब वो किसी तथ्य से संदर्भित होती है और किसी अन्य, ठीक है, और कम से कम समाज के एक पक्ष को प्रभावित करती है, वही घटना ऐतिहासिक होती है। तो जिस घटना के पीछे हमारे पास साक्ष्य न मिले, वह घटना जान लीजिए ऐतिहासिक नहीं है। दैट मे बी द पार्ट ऑफ मेथोडोलॉजी। ठीक है, दैट मे बी द पार्ट ऑफ नरेशन, गाथा, नारद हंसी के कथानक हो सकते हैं, लेकिन वह हिस्टोरिक सोर्सेज नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए हिस्टोरिक सोर्सेज का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो एक तो आपका यहाँ से हमें यह जानकारी मिलती है। दूसरा, ठीक है, तो भारत के संदर्भ में एक जानकारी मिली है आपको वायु पुराण से। दूसरा, आपको शकुंतला की जो कहानी है वो कहाँ से मिली है? गणेश गुम्फा से मिली है। ठीक है, और ऋग्वेद में भारत का साहित्यिक स्रोत मिला है, और हाथी गुम्फा अभिलेख में पहली बार भारत का अभिलेखिक वर्णन मिला है। तो यह तो
महत्वपूर्ण कथानक है। अब आते हैं जहाँ तक भारत के नामकरण की बात है। अगर भारत के नामकरण को देखा जाए तो इस नामकरण को लेकर भी अलग अलग इतिहासकारों ने, अलग अलग विद्वानों ने इसे अनेक नामों से अभिहित किया है। जैसे प्राचीन वैदिक स्रोतों में जो वैदिक वांग्मय है, वांग्मय का मतलब हो गया एक प्रकार से जो वैदिक साहित्यिक विधा है, सब वैदिक साहित्य है, उस वैदिक साहित्य में इसे कई नामों से संबोधित किया गया है, जैसे ब्रह्मावर्त, ब्रह्मर्षि, मध्य देश, आर्यावर्त आदि। ठीक है, तो कुल मिला के जो यह प्रक्रिया रही है ब्रह्मावर्त आदि की, यह इसमें एक भौगोलिक स्वरूप भी दर्शाता है और एक प्रकार से इसमें हमें राजनीतिक स्वरूप और सांस्कृतिक स्वरूप भी दिखाई देता है। जैसे समझिएगा, जब आप आर्य संस्कृति पढ़ते हैं जो भारतीय संस्कृति का मुख्य आधार है, तो जब आर्य संस्कृति का आप अध्ययन करते हैं तो आप देखते होंगे कि जो आर्य संस्कृति है यही भारतीय साहित्य समाज और भारतीय ज्ञान विज्ञान के साथ साथ भारतीय धर्म दर्शन और सभ्यता संस्कृति का मुख्य आधार बनती है। इसीलिए भारत को आर्यावर्त के नाम पे संबोधित किया जाने लगा। लेकिन अगर देखा जाए, अगर इनके जियोग्राफिकल एक्सटेंशन को देखा जाए वैदिक आर्यों को तो हम यह मानते हैं कि देखिए अभी चूँकि वर्तमान में वैदिक आर्यों के जो मूल स्थान है, जो उनका उत्पत्ति स्थान है, जो उनका ओरिजिन प्लेस पे, इस पर लगातार अभी विवाद चल रहा है। ज़्यादातर हिस्टोरियन से मानते हैं कि वर्तमान में ये लोग भारत के निवासी हैं और अभी भी कुछ लोग मानते हैं कि ये बाहर से आए हैं, मध्य एशिया आदि से आए। तो अगर हम ऐसे इस दृष्टिकोण से देखें तो जो ऋग्वैदिक आर्य थे, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्यतः जो प्रसार क्षेत्र, उसकी जो एक्टिविटीज़ स्पेस था, जहाँ पे उनकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र था, वह कहाँ पे था? वह था मुख्यतः सप्त सिंधु प्रदेश। सप्त सिंधु प्रदेश में आपके पंजाब के आसपास की 7 नदियों को परिगणित या जोड़ा जाता है और साथ ही साथ यह क्षेत्र मुख्यतः अफ़गानिस्तान से सटा हुआ क्षेत्र था। इनमें से अफ़गानिस्तान की भी कुछ नदियां हैं, नदियों की गणना बार बार ऋग्वेद में की गई है, जैसे कुभा हो जिसे काबुल नदी कहते हैं, क्रुमु हो, ठीक है, उसी तरह गोमल हो, गोमल नदी हो, सुवास्त हो, बहुत सारी नदी हैं। और फिर भारत की नदियां हैं। अब ये जो भारत की जो नदियां हैं, इन नदियों का जो बेल्ट है, चाहे रावी नदी हो, चाहे बिपाशा नदी हो, चाहे आपका सिंध नदी हो, सतलज नदी हो, ठीक है, पौसरी नदी हो, ये सब, तो इन नदियों को जो बेल्ट है यह मुख्यतः अफ़गानिस्तान से लेकर पंजाब के क्षेत्र को कवर करता है। और यही जो पंजाब में वो लोग आए, ठीक है, तो ये कहा गया कि जो पंजाब का बेल्ट है यही सप्त सिंधु प्रदेश है। तो प्रारंभिक जो जियोग्राफिकल एक्सटेंशन है वो सप्त सिंधु प्रदेश के नाम पर जाना जाता है। लेकिन कहा जाता है कि आगे चल के आर्य क्या किए, आगे चल के पहुँच जाते हैं, ये लोग पहुँच जाते हैं मुख्यतः जब ये लोग गंगा घाटी के पश्चिमी क्षेत्र तक पहुँच जाते हैं, समझिएगा, गंगा घाटी के पश्चिमी क्षेत्र तक पहुँच जाते हैं। और गंगा घाटी के पश्चिमी क्षेत्र तक जब पहुँचते हैं तो साथ ही साथ क्या होता है, हिमालय के बारे में इनके पास पहले जानकारी थी। हिमालय में बार बार मुजवंत पर्वत की चर्चा होती है और सोमरस की चर्चा होती है। सोमरस जो है इसकी तुलना वर्तमान में हम किससे करते हैं? इसकी करते हैं इफेड्रा से करते हैं, ठीक है। हाँ, जिसकी तुलना कहाँ से की जाती है? इसकी तुलना की जाती है हमें अभी वर्तमान में एक वहाँ पे एक जगह है जिसको बोलते हैं टोगोलोग 21, ठीक है। यहाँ पे ऐसी ही इफेड्रा नामक घास मिली है, इसी घास की तुलना की जाती है सोमरस से, ठीक है। तो कुल मिला के तो समझिएगा कि आर्य लोग जब प्रसार किए तो आर्य जब पश्चिमी गंगा के पश्चिमी एरिया तक पहुँच जाते हैं और इधर पंजाब अफ़गानिस्तान, उधर गंगा का पश्चिमी क्षेत्र और इधर इनको हिमालय, यह जो बेल्ट था यह कहलाया आपका ब्रह्मावर्त के नाम पे जाना गया, ठीक है। यह कहलाया ब्रह्मावर्त के नाम पे जाना गया। अब ब्रह्मावर्त के आगे जब ये चले तो ये क्या किया, गंगा यमुना का जो केंद्र है, गंगा यमुना का जो बेल्ट है उस पर अधिकार कर लिया। अब गंगा यमुना के बेल्ट पे अधिकार करने के बाद, ठीक है, अधिकार कर लिया और इधर ये लोग आगे चल के यहाँ पे आ गए राजस्थान में सरस्वती और दिसद्वती नदी का क्षेत्र। तो सरस्वती दिसद्वती नदी का क्षेत्र, उधर गंगा यमुना का पूरा बेल्ट अधिकार कर लिया, इधर आपका अफ़गानिस्तान तक का और ऊपर में आपका हिमालय तक का, यह जो बेल्ट मिला के कहलाया ब्रह्मर्षि प्रदेश, ठीक है। तो आर्य संस्कृति को ब्रह्मावर्त भी कहा गया, ब्रह्मर्षि प्रदेश भी कहा गया। आगे चल के क्या हुआ कि जो
आपका हिमालय का बेल्ट है और यहाँ पे जो यहाँ पे मध्य विंध्य घाटी पर्वत श्रृंखला है जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को प्राकृतिक रूप से दो भागों में विभाजित करती है। इनके बीच का केंद्र मतलब विंध्य पर्वत के उत्तर का जो क्षेत्र है और हिमालय से दक्षिण दोनों के बीच का जो केंद्र है इसे कहा गया मध्य देश, इसे कहा गया मध्य देश। और आगे फिर क्या हुआ कि जब आर्य संस्कृति आगे चलकर गंगा घाटी से आगे बढ़ी और पूरे बंगाल बिहार पे अधिकार कर लिया, तो बंगाल बिहार तक वो जब उनका गतिविधियों का मुख्य केंद्र हो गया समझिए, तो अपनी गतिविधियों का जब केंद्र इन लोगों ने बंगाल बिहार तक बढ़ा लिया, इधर आपका मुख्यतः जो मुख्यतः आपका विंध्य पर्वत श्रृंखला थी वह, तो अब आपका बंगाल बिहार, उसके बाद विंध्य पर्वत श्रृंखला, इधर आ जाइए आपका सरस्वती नदी, दिशद्वती नदी, मतलब आपका राजस्थान का बेल्ट पूरा हो गया। और ठीक है, मध्य प्रदेश थोड़ा बेल्ट गुजरात को टच करते हुए आगे इधर चले जाइए आप, पूरा पंजाब मतलब वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और इधर हिमालय। इस पूरे क्षेत्र को मिला के इनको एक भौगोलिक सांस्कृतिकरण के रूप में अभिहित किया गया और इसे आर्यावर्त के नाम पे कह दिया गया। तो आर्यावर्त का बेसिक जो तात्पर्य है यह उत्तर भारत से लिया जाता है। वेदों में जिस आर्यावर्त की बात की गई है यह आर्यावर्त वस्तुतः भौगोलिक दृष्टि से तो केवल उत्तर भारत के क्षेत्रों की ही बात करता है, वह भी पूरी तरह से समझिएगा नहीं करता है। मतलब उत्तर भारत में भी अगर इधर पूर्वोत्तर भारत आदि को छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो लगभग इनके इनके जो गतिविधियों का केंद्र बिंदु था, इन सबको मिलाकर इनका एक जियोग्राफिकल इंटीग्रेशन करते हुए, इनका एक भौगोलिक एकीकरण करते हुए इसको नाम दे दिया गया आर्यावर्त का। लेकिन बाद में क्या हुआ, आर्यावर्त के अंतर्गत भौगोलिक स्वरूप में भले ही उत्तर भारत मुख्यतः समाहित हो, लेकिन वास्तव में आर्यावर्त जो मुख्यतः यह न केवल भौगोलिक अवधारणा है, बल्कि यह भारतवर्ष को एक सांस्कृतिक एकता में, एक वैचारिक एकता में, एक भारतीयता की पद्धति में समाहित करता है। सभी को एकीकृत करके एक इसे सांस्कृतिक आयाम प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार से आर्यावर्त अंततः जाकर एक भारतवर्ष के एक सांस्कृतिक एकीकरण, एक कल्चरल इंटीग्रेशन, कल्चरल यूनिफिकेशन की पद्धति के तहत पूरा यह सांस्कृतिक अवधारणा के रूप में, एक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के रूप में आर्यावर्त का नाम प्रचलित हो गया। तो आर्यावर्त भारत की मुख्यतः एक सांस्कृतिक एकीकरण की पद्धति है, ठीक है, जो भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से कहीं अधिक व्यापक है। इसका एक्सपेंशन जो है वह भौगोलिक बाउंड्री की अपेक्षा अधिक है, अधिक विस्तृत है। यह संपूर्ण भारतीयता और भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता को एकीकृत करते हुए उसे एक कल्चरल हार्मनी में समाहित करने की पद्धति है। तो यह हो गया आपका आर्यावर्त का नाम आ गया। याद रखिएगा, जब क्वेश्चन आता है समझिएगा तो ऐसे आपको आएगा कि आर्यों के प्रसार का क्रम भौगोलिक स्वरूप में किस प्रकार है। तो पहले नंबर पे आ जाएगा सप्त संधव प्रदेश, दूसरे पे ब्रह्मावर्त, तीसरे पे ब्रह्मस्क प्रदेश, चौथे पे मध्य देश और पांचवें पे आर्यावर्त। इनका क्रम है, याद रखिएगा, इनका भौगोलिक क्रम है। यह आर्य संस्कृति के विस्तार का क्रम है और यह भारतीय संस्कृति के भौगोलिक विस्तार का भी क्रम है। यह भारतीय संस्कृति के भौगोलिक अवधारणा का भी एक, यह समझिएगा, एक प्रकार से जो भौगोलिक जो जियोग्राफिकल कंसेप्ट है उसकी भी विस्तार को यह द्योतित करता है। अब आते हैं साथ ही साथ, अब देखिए, जहाँ तक अन्य नामों की बात है, भारत को पर्सिया मतलब ईरान मतलब आपका हो गया हखामसी राज्य, मतलब ईरान, फारस, पर्सिया जिसे हम कहते हैं। यहाँ पे ये जो अभिलेख मिले हैं, इन अभिलेखों में भारत की चर्चा हिंद नाम से की गई है। तो भारत को हिंद नाम किसने दिया है? भारत को हिंद नाम दिया है मुख्यतः ईरानी स्रोतों में। जो ईरान के ग्रंथ हैं, ईरान के स्रोत हैं, मुख्यतः जो अभिलेखित स्रोत हैं, मुख्यतः जो दारा प्रथम वहाँ के शासक थे हखामसी साम्राज्य के, उनके 3 महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, पर्सिपोलिस, नक्शे रुस्तम, ठीक है, और बेहिस्तून। इन अभिलेखों में भारत की चर्चा हुई है और भारत से ईरानियन संबंध की चर्चा हुई है। और इसमें उल्लेख मिलता है कि जो दारा प्रथम के साम्राज्य में कुल 23 जो प्रोविंस थे, जो 23 प्रांत थे, उनमें से 20वां प्रांत जो था वह हिंद था। अच्छा, अब इस तथ्य की पुष्टि कहाँ हो रही है?
इस तथ्य की पुष्टि हो रही है हेरोडोटस की हिस्टोरिका में। हेरोडोटस हिस्टोरिका में लिखता है कि भारत या कहता है हिंद जो है, ठीक है, हिंद जो है, हाँ, या यूनानी चूँकि भारत को क्या लिखे हैं, इंडिया, तो कहता है जो इंडिया है यह भारत के, इंडिया जो है यह ईरानी साम्राज्य का 23वां प्रांत है। ईरान जो है, ठीक है, ईरान के ईरानी साम्राज्य का भारत या हिंद 20वां प्रांत है, जो ईरानी सम्राट को प्रतिवर्ष 360 टैलेंट मुद्रा कर के रूप में देता है। तो 360 टैलेंट मतलब मुद्रा हो गई, कर के रूप में देता था। तो मतलब हो गया कि अभिलेखित स्रोतों की पुष्टि कहाँ से हो रही है, आपका यह पुष्टि हो रही है आपका हेरोडोटस की हिस्टोरिका से, जो कि विश्व इतिहास का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। और हेरोडोटस को इतिहास का जनक या इतिहास का पिता माना जाता है, जिसे उपाधि दिया है सिसरो ने। सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास का पिता, ठीक है, या इतिहास का जनक कहा है। आगे ये जहाँ तक जैन और बौद्ध ग्रंथों की बात है, तो बौद्ध ग्रंथों में भारतवर्ष का जो नाम मिलता है यह मिलता है जम्बूद्वीप। बौद्ध ग्रंथों में भारत का नाम मिलता है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप का तात्पर्य इसलिए रखा गया है, कहा गया है कि जो जामुन वृक्ष, समझिएगा, जो जामुन वृक्ष होते हैं, कहा गया कि जामुन वृक्षों की अधिकता के कारण इसका नाम भारतवर्ष रखा गया है, या जम्बूद्वीप। तो जम्बूद्वीप जो है यह मुख्यतः क्या है, जामुन वृक्षों की अधिकता के कारण बौद्ध साहित्य में भारत का नाम है। पूछेगा कि भारत को जम्बूद्वीप किस साहित्य में कहा गया है, तो किस में कहा गया है, यह कहा गया है बौद्ध साहित्य में या बौद्ध ग्रंथों में। तो ये आप समझिएगा। आगे आइएगा, जहाँ तक अरबी साहित्य की बात है और जैन साहित्य की, जैन साहित्य में भी भारत को हिंदू कहा गया है, याद रखिएगा। जैन साहित्य में भी भारत को हिंदू कहा गया है। साथ ही साथ अरबी साहित्य में अरबी इतिहासकारों ने भी, ठीक है, साथ ही साथ ठीक है, तो वहीं जैन साहित्य में और अरबी साहित्य में भारत का नाम हिंदू दिया गया है, भारत का नाम हिंदू दिया गया है। साथ ही साथ आते हैं जो चीनी साहित्य है, जो चीनी इतिहासकार हैं, चीनी इतिहासकारों ने भारतवर्ष को इंटू के नाम से, इसे कभी कभी कहते हैं इंटू, ठीक है, भारतवर्ष को नाम दिया है इंटू। इंटू का मतलब होता है चंद्रमा का देश। इंटू का मतलब होता है चंद्रमा का देश। यह क्वेश्चन यूपीपीएससी पूछ चुका है कि चीनी इतिहासकारों ने भारतवर्ष का उल्लेख किस नाम से किया है। चीनी इतिहासकारों ने भारतवर्ष का उल्लेख किस नाम से किया है। तो समझिएगा कि चीनियों ने भारत को इंटू कहा है। जहाँ तक हिंदुस्तान की बात है, हिंदुस्तान शब्द का जो पहली बार उल्लेख मिलता है, यह उल्लेख हमें मध्यकाल में जब मुस्लिम आक्रमणकारी आते हैं, उनके साथ साथ जो इतिहासकार आते हैं, उन इतिहासकारों ने भारत को हिंदुस्तान के नाम से अभिहित किया है। तो मध्यकालीन मुसलमान इतिहासकारों ने भारत को हिंदुस्तान कहा है, अरबी इतिहासकारों ने हिंदू कहा है, याद रखिएगा, ठीक। तो यह मुख्य शब्दावलियाँ हैं। जबकि भारतीय संविधान में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स के नाम से संबोधित किया गया है, और इसमें इसे इंडिया नाम से वर्णित किया गया है। तो इंडिया नाम कहाँ मिलती है, आपके भारतीय संविधान में इंडिया नाम से मिलता है। और इंडिया दूसरा कहाँ मिलता है, यूनानी स्रोतों में। यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा है, और भारतीय संविधान में कहते हैं इंडिया इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो वहाँ पे भी इंडिया नाम से ही भारत का उल्लेख हुआ है। तो कुल मिला के ये तो महत्वपूर्ण बातें हैं जो भारत के संदर्भ में, खासकर उसके नामकरण के संदर्भ में रही हैं। अब आते हैं हम लोग वर्तमान परिदृश्य में विश्व इतिहास में भारत एक राष्ट्र के रूप में, एक
धर्म प्रधान संस्कृति के रूप में जाना जाता है, जो वर्तमान परिदृश्य में विश्व में जनसंख्या में दूसरे स्थान पे है, जबकि भूखंड की दृष्टि से 7वें स्थान पे आता है। आगे आते हैं। अब थोड़ा सा हम देखते हैं, अगर जियोग्राफिकल एक्सटेंशन को देखा जाए तो जो भारत का जियोग्राफिकल एक्सटेंशन है उसमें जो सबसे उत्तरी केंद्र जो है सबसे उत्तरतम स्थिति में है, वह पॉइंट क्या है, वो उसको कहते हैं इंदिरा कोल। सबसे उत्तरतम में है इंदिरा कोल, और सबसे दक्षिणतम में जो आपका फार ईस्ट है, ठीक है, फार ईस्ट है, जिसे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट, जो आपका मुख्यतः अंडमान निकोबार, ठीक है, निकोबार से नीचे का स्थल है, तो अंडमान निकोबार के एकदम सबसे लास्ट स्थल है, इसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट। और जबकि भारत की मुख्य भूमि से सटी हुई जो अंतिम रेखा है, इसे कहते हैं कन्याकुमारी या केप कमोरिन, ठीक है, जो तमिलनाडु में है, उसका अंतिम छोर है। तो कन्याकुमारी यहाँ पे है, इंदिरा पॉइंट यहाँ पे है, और इंदिरा कोल एकदम उत्तर में है। पश्चिम में आपका गुजरात के पास सटा हुआ है सर क्रीक, यह भारत का अंतिम पश्चिमी पॉइंट है। और जबकि जो यह आपका है वांगलू, ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश में है, यह सबसे, तो कुल मिला के जो विस्तार है या भौगोलिक आयाम है वो इस प्रकार है, जिसमें से जो 76.5 डिग्री है यह भारत के सर्वाधिक 10 राज्यों को काटता है। 76.5 डिग्री जो है वो भारत के सर्वाधिक 10 राज्यों को काटता है, जबकि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो यह तो आपके थोड़ा सा भौगोलिक नॉलेज आपका भारतवर्ष का रहेगा, तभी अभी आप आगे चल के आपको इसके बारे में और पढ़ाया जाएगा, जैसे कि इसके बंदरगाह कौन से हैं, पश्चिमी तट कहाँ से है, पूर्वी तट कहाँ से है, ठीक है, इनमें तटों का विस्तार कैसे है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला कैसे है। तो आपको ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी यह पढ़ना पड़ेगा, न केवल जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आप न तो प्राचीन भारत जान पाएंगे, न आधुनिक भारत जान पाएंगे। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है पढ़ना, आगे चर्चा करेंगे। अब हम लोग आते हैं भारत के संदर्भ में कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी बता दें। जो भारतीय स्वतंत्रता है, यह भारतीय स्वतंत्रता मुख्यतः 15 अगस्त को हुआ है, और 15 अगस्त को विश्व के 4 देश स्वतंत्र हुए हैं। याद रखिएगा, 15 अगस्त को विश्व के 4 देश स्वतंत्र हुए हैं, जिनमें से पहला है दक्षिण कोरिया, दूसरा है कांगो, तीसरा है बहरीन, और चौथा है भारत, ठीक है। तो यह हुआ है 1945 में दक्षिण कोरिया, कांगो 1960 में है, बहरीन 1971 में है, और भारत 1947 में है। तो 15 अगस्त को विश्व के, ठीक है, कुल 4 देश स्वतंत्र हुए हैं। याद रखिएगा, ऐतिहासिक दृष्टि से आपको महत्वपूर्ण है। और 15 अगस्त को महत्वपूर्ण क्रांतिकारी के रूप में जिनका जन्म हुआ है वह है आपके अरविंद घोष। अरविंद घोष का भी जन्म 15 अगस्त को हुआ है। यह भी क्वेश्चन सिविल में आपसे पूछा गया है। तो 15 अगस्त को विश्व के 4 देश स्वतंत्र हुए हैं। अब आते हैं, जो 15 अगस्त की स्वतंत्रता हुई थी, इस स्वतंत्रता में यह स्वतंत्रता जिस दिन हुई थी वह दिन था शुक्रवार, फ्राइडे। भारत की स्वतंत्रता का दिन था शुक्रवार। शुक्रवार को भारतीय पंचांग के अनुसार 15 अगस्त की शुक्रवार को अशुभ दिन के रूप में माना गया। इसीलिए स्वामी मददानंद के नेतृत्व में इस तिथि को बदलने का व्यापक प्रयास किया गया। लगातार माउंटबेटन पे दबाव बनाया गया कि इस दिन को बदल दिया जाए, लेकिन यह दिन नहीं बदला गया, क्योंकि मैंने चर्चा किया था कि 15 अगस्त 1945 को जब वर्मा के जंगलों में मित्र राष्ट्र की सेना, जिसके कमांडर इन चीफ थे माउंटबेटन, उनके सामने जब जापानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक है, तो वही घटना जो है सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति का मुख्य कारण भी माना जाता है, और जापान के पतन का भी कारण वही माना जाता है। तो कहा जाता है कि ऐसी परिस्थिति में यह घटना जो है यह यादगार रूप में रखने के लिए, इसे विश्वव्यापी दृष्टि से एज अ कीपसेक के रूप में बनाए रखने के लिए माउंटबेटन ने
15 अगस्त को ही भारतीय स्वतंत्रता का दिन निर्धारित कर दिया था। इसीलिए भारत की स्वतंत्रता 15 अगस्त को हुई। चूँकि भारतीयों की भावनाओं का कद्र करते हुए यह इसे चूँकि शुक्रवार का दिन सूर्य उदय से पहले मिल जाए, इसीलिए 14 अगस्त की रात 12 बजे के बाद ही सत्ता का हस्तांतरण कर दिया गया। जबकि भारत में जो प्रथम झंडा फहराया गया था वह 16 अगस्त को लाल किला से फहराया गया था। याद रखिएगा, 16 अगस्त को लाल किला से फहराया गया था। जबकि जो पहला भाषण नेहरू जी ने दिया था वह दिया था ट्रिस्ट विथ डिस्टिनी। यह भाषण था ट्रिस्ट विथ डिस्टिनी के नाम से, नियत के साथ समझौता। यह था जो कि यह भाषण था स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात, जो 12 बजे रात के बाद दी गई थी। लेकिन झंडा जो फहराया गया था वो फहराया गया था 16 अगस्त को पहला। अब आगे ये थोड़ा सा और बता दें क्वेश्चन। अब आते हैं थोड़ा सा और। अब एक क्वेश्चन आपको बता दें अभी झंडा में भी जो आपको आ सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। झंडारोहण के संदर्भ में भी दो महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपको याद करना चाहिए। पहला यह कि झंडारोहण भी दो प्रकार का है। एक आपका है फ्लैग होस्टिंग और दूसरा आपका होता है फ्लैग अनफर्लिंग। ठीक है, तो जो एक होता है ध्वजारोहण और दूसरा होता है ध्वज फहराना। ये कभी कभी कोई पूछता है कि 15 अगस्त को ध्वजारोहण होता है कि ध्वज फहराया जाता है। ये सब आपको इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो याद रखिएगा कि जो 15 अगस्त का दिन है, ठीक है, और दूसरा आपका 26 जनवरी है, महत्वपूर्ण है। यह गणतंत्र दिवस का प्रतीक है, यह स्वतंत्रता का प्रतीक है। यह स्वतंत्रता का जो प्रतीक है, इसमें क्या होता है, स्वतंत्रता संघर्ष में जो प्रयास किए गए, स्वतंत्रता संघर्ष में जो भी व्यक्ति ने बलिदान दिया, जो व्यक्ति ने लंबी लड़ाई लड़ा है, उनके लिए, उनके सम्मान के लिए और उस प्रयास को दिखाने के लिए 15 अगस्त को ध्वजारोहण होता है, जिसे कहते हैं फ्लैग होस्टिंग, जिसे कहते हैं फ्लैग होस्टिंग। फ्लैग होस्टिंग का मतलब कुल मिला के ये होता है जिसमें झंडा जो होता है यह नीचे से ऊपर तक जाता है। याद रखिएगा, जिसमें झंडा नीचे से ऊपर तक जाता है, इसे कहते हैं हम फ्लैग होस्टिंग, क्योंकि यह हमारी स्वतंत्रता संघर्ष की जीवंतता, उसकी निरंतरता और स्वतंत्रता संघर्ष में अनुपम बलिदानों और उसके अनुपम प्रयासों का प्रतिबिंब होता है। इसीलिए झंडारोहण होता है, झंडा ऊपर जाता है। ठीक है, हाँ। और यह केंद्रीय सरकार का प्रमुख होने के कारण यह प्रधानमंत्री इसका झंडा फहराता है और ध्वजारोहण करता है। जबकि 26 जनवरी जिसका रूट मुख्यतः 1929 का लाहौर अधिवेशन है, जहाँ पे पहली बार यह निर्धारित हुआ था कि अब से, ठीक है, 31 दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन जो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, इसमें कहा गया था कि अगले 30 जनवरी से हम लोग अगले 26 जनवरी से हम लोग इसे गणतंत्र दिवस के रूप में और पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे। इसीलिए वहीं पे 1930 में पहली बार 26 जनवरी मनाया गया और उसी घटना को प्रतिबिंबित करने के लिए और याद करने के लिए झंडारोहण की प्रक्रिया शुरू हुई। झंडारोहण की झंडा फहराने की जो प्रक्रिया है, इसे कहते हैं झंडा फहराना, इसे कहते हैं फ्लैग अनफर्लिंग। तो फ्लैग अनफर्लिंग में आप देखे होंगे झंडा जो होता है यह क्या होता है, यहीं पे बांधा जाता है और बाद में झंडा खुल के यहीं पे लहरता है। ठीक है, तो ये माना जाता है कि इसकी प्रक्रिया या प्राचीनता जो 1930 में शुरू की गई थी वही प्रक्रिया है। और हमने जो समझौता किया था, जो हमने एक प्रकार से अपने आप से वादा किया था, हमने एक प्रकार से जो अपने राष्ट्र के साथ प्रॉमिस किया था पूर्ण स्वराज का, उसी के याद में अब भारत के पूर्ण संप्रभुता को दर्शाता है, इसकी एब्सोल्यूट सॉवरेंटी को दर्शाता है। हाँ, और तो कुल मिला के ध्वज फहराना और ध्वजारोहण में यह दोनों मूलभूत अंतर होता है। ध्वज फहराने का कार्य जो होता है वह राष्ट्र के प्रमुख होने के कारण राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्र के प्रमुख होने के कारण राष्ट्रपति करता है। तो ये दोनों में यह मुख्य अंतर है 15 अगस्त और 26 जनवरी में।
दूसरा आ जाइएगा, एक दो और महत्वपूर्ण तथ्य बता दें। जहाँ तक भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की बात है, ठीक है, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का कंसर्न देखा जाए तो राष्ट्रगीत जिसे हम नेशनल सॉन्ग कहते हैं, नेशनल सॉन्ग कहते हैं, इन पे हम लास्ट में आगे चल के व्यापक चर्चा करेंगे, थोड़ा आपको बता दे रहे हैं। राष्ट्रगीत जो है यह बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था, जो उन्होंने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में दिया था, जो उन्होंने अपने ग्रंथ आनंद मठ में दिया था। ठीक, तो जहाँ तक राष्ट्रगीत का कंसर्न है, राष्ट्रगीत जिसे नेशनल सॉन्ग कहते हैं, यह बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में पहली बार लिखा। यह कुल मिलाकर 8 लाइनों का होता है, ये जरूर याद रखिएगा, 8 पंक्तियों का होता है। यह कुल मिला के 8 पंक्तियों का होता है या 8 लाइन का होता है, जिसके गायन की जो मुख्य अवधि है यह 65 सेकंड है। इसके गायन की जो अवधि है यह मुख्यतः कितना है, इसके गायन की अवधि कुल मिलाकर 65 सेकंड है। और इसे सर्वप्रथम 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। इस जो यह जो आपका वंदे मातरम है, जिसे राष्ट्रगीत कहा जाता है, वंदे मातरम मुख्यतः संस्कृतनिष्ठ बांग्ला में लिखा गया है। इसका बड़ा व्यापक, आगे चल के बड़ा व्यापक विरोध हुआ। इसमें कहा गया कि जो इसमें मुस्लिम्स हैं, जो उनका वर्णन विदेशी के रूप में किया गया है, समझिएगा। कहा गया कि इसमें जो मुस्लिम्स हैं, इनका वर्णन विदेशी के रूप में हुआ था, जो काफ़ी दिन तक बहुत विवादित मुद्दा रहा, ठीक है। जबकि यह बात सत्य नहीं है। इसमें मुस्लिम का वर्णन कहीं भी विदेशी अर्थ में नहीं किया गया है, लेकिन कुछ जो कट्टरपंथी हैं और अतिवादी हैं, उन्होंने इसी मुद्दे को उठा के काफ़ी दिन तक इस पर विवाद किया। तो यह आपका मुख्यतः राष्ट्रीय गीत है। आगे आते हैं हम लोग अगला। अभी इन सब पे आगे और लंबी चर्चा करेंगे कि इसकी धुन किसने बनाई, किसके नेतृत्व में गाया गया, और अन्य महत्वपूर्ण बहुत सारी इसमें जानकारी मिलेगी। जो राष्ट्रगान है, जिसे हम कहते हैं नेशनल एंथम, जो नेशनल एंथम है राष्ट्रगान, यह आर एन टैगोर ने लिखा। जो आर एन टैगोर ने एक कविता लिखी थी जिसका नाम है ब्रह्म स्तुति। तो यह आर एन टैगोर के ब्रह्म स्तुति से लिया गया है। ब्रह्म स्तुति जो है, यह ब्रह्म स्तुति में के जो 5 पद हैं, उनमें से जो प्रथम पद है, ठीक है, उसी से लिया गया है, ब्रह्म स्तुति से। और इसका पहली बार जो प्रकाशन हुआ था, यह टैगोर के तत्वबोधिनी पत्रिका में हुआ था। इसका पहली बार प्रकाशन रविन्द्रनाथ टैगोर के तत्वबोधिनी पत्रिका में इसका पहली बार प्रकाशन हुआ था। तत्वबोधिनी पत्रिका में इसका पहली बार प्रकाशन हुआ। यह कुल मिला के जो ब्रह्म स्तुति से लिया गया राष्ट्रगान है, यह कुल मिलाकर 13 पंक्तियों का है। याद रखिएगा, यह कुल मिलाकर 13 पंक्तियों का है, जबकि आपका राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम, वह क्या है, वह 8 पंक्तियों का है। यह 13 पंक्ति का है, याद रखिएगा। ऐसे पूछा जाए कितने पंक्ति का है, 13 पंक्ति का है। और ठीक है, तत्वबोधि में इसके गायन की जो अवधि है वह 52 सेकंड है सामान्य परिस्थिति में,
और किसी भी विपरीत परिस्थिति में यह 20 सेकंड से कम नहीं हो सकता। दोनों याद रखिएगा। इसको अधिकतम 52 सेकंड में गाया जाता है और न्यूनतम इसको 20 सेकंड में गाया जाता है। या 20 सेकंड से कम नहीं हो सकता है, अधिकतम 52 से नहीं ज़्यादा हो सकता है। जबकि वंदे मातरम 65 सेकंड में गाया जाता है। वंदे मातरम 65 सेकंड में गाया जाता है। यह दोनों में मूलभूत अंतर है। बाद में मार्गरेट कजिन के सहयोग से इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से। द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से इसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ, जो कई बार पूछा गया है। हम आगे इसकी इन पे और डिटेल चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यह हुआ। अच्छा, राष्ट्रगान के बारे में भी बड़ा विवादित मुद्दा रहा। राष्ट्रगान का मुद्दा भी कहा जाता है कि जो इसका पहली बार गायन हुआ या 1911 के या 1911 के जो दिल्ली दरबार हुआ था उस समय गाया गया था। और यह कहा जाता है कि यह जो दिल्ली दरबार हुआ था जिसमें जेम्स फिफ्थ आए थे भारत, तो कहा था कि जो जेम्स फिफ्थ आए थे उन्हीं के याद में, ठीक है, उन्हीं के याद में यह गीत गाया गया था। और बाद में चलकर इसका इसीलिए व्यापक विरोध भी हुआ और यह कहा गया कि यह एक प्रकार से विदेशियों के लिए गाया गया है और इसमें राष्ट्रीय तत्व नहीं मिलते हैं। एक प्रकार का यह चाटुकारिता है। एक प्रकार का जो है इसमें कुल मिलाकर एक प्रकार का चाटुकारिता और एक प्रकार का इसमें देशद्रोह दिखाई देता है, ठीक है। तो जो यह बात हुई कि मैंने कहा कि जॉर्ज पंचम के लिए लिखा गया, इसका व्यापक विरोध हुआ। तो आर.एन. टैगोर ने एक अवसर पे कहा कि जो लोग यह समझते हैं कि मैंने जॉर्ज पंचम जैसे व्यक्ति के लिए यह लिखकर इतनी बड़ी मूर्खता की है, तो मैं उनके लिए कोई भी सफाई देना भी उचित नहीं समझता हूँ। तो उन्होंने कभी इस पर सफाई भी नहीं दिया है। वास्तव में जो जनगण मन है यह भारतीयता का प्रतिबिंब है। यह भारतीय संस्कृति सभ्यता के प्रति समर्पण की भावना को व्यक्त करता है। इसीलिए इस पर यह आक्षेप लगाना उचित नहीं है। तो एक दो तो ये हो गया आपका। तीसरा आइए, जहाँ तक भारतवर्ष के आदर्श वाक्य की बात है, जो इसके मोटो की बात है, यह लिया गया है आपका मुंडकोप उपनिषद से, जिसे का नाम है सत्यमेव जयते। यह लिया गया है मुंडकोप उपनिषद से। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपका मुंडकोप या मुंडक उपनिषद। मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। इसका मतलब होता है ट्रूथ अलोन ट्राइब्स, ट्रूथ टाइम्स अलोन, ट्रूथ ट्राइम्स अलोन या ट्रूथ अलोन ट्राइम्स, ठीक है। ट्रूथ अलोन ट्राइम्स, सत्यमेव जयते, यह शब्द यहाँ से लिया गया है। और जहाँ, अच्छा ठीक है, जहाँ तक एक क्वेश्चन और आपको बता दें महत्वपूर्ण है कि मैंने कहा कि भारतवर्ष की जो स्वतंत्रता है यह मुख्यतः 15 अगस्त को मिली, लेकिन पहली बार जो लाल किला से झंडा फहराया गया वो 16 अगस्त से फहराया गया है। जबकि भारतीय इतिहास में एक स्थल ऐसा भी है जहाँ बंगाल में नदिया में स्वतंत्रता दिवस 18 अगस्त को मनाया जाता है। याद रखिएगा, नदिया में स्वतंत्रता दिवस 18 अगस्त को मनाया जाता है। इसलिए क्योंकि नदिया, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था तो भारत और पाकिस्तान के विभाजन में नदिया का जो क्षेत्र था, बंगाल जो नदिया का क्षेत्र है वह मुख्यतः भारत का हिस्सा था। वह मुख्यतः नदिया जो था वह भारत का हिस्सा था, भारत समाहित था। लेकिन हुआ क्या कि स्वतंत्रता से कुछ दिन पहले ही गलती से जो मैप जारी हुआ उस मैप में नदिया को पाकिस्तान में दिखा दिया गया। उस मैप में नदिया को पाकिस्तान में दिखा दिया गया, ठीक है। जब पाकिस्तान में दिखा दिया गया तो क्या हुआ कि ये लोग स्वतंत्र नहीं हुए और उसको मैप सीधा करते करते उस दौर में, आवाज़ का टेक्निकल इतना तो फास्ट दौर है नहीं कि तुरंत उसको करेक्ट किया जा सके। तो अब उसके लिए क्या किया, उस नया मैप जारी करने में 3 दिन का लेट हो गया।
ठीक है, मैप नया जारी करते करते वह हो गया 18 अगस्त। 18 अगस्त को जो मैप जारी हुआ और नदिया को भारत में दिखाया गया, तो एक प्रकार से नदिया में भारतीय स्वतंत्रता 18 अगस्त से मानी जाती है। वो लोग मानते हैं कि हम लोग 18 अगस्त को स्वतंत्र हुए हैं। ठीक है, तो ये होगा नदिया, याद रखिएगा। अब आते हैं, जहाँ तक राजचिन्ह की बात है, तो भारतवर्ष का जो राजचिन्ह है यह अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। यह अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। और जो सारनाथ स्तंभ है, सारनाथ जिसे प्राचीन साहित्य में मृगदाव कहा गया है, जिसे प्राचीन साहित्य में ऋषिपत्तन कहा गया है, बहुत सारे नाम हैं। तो जो सारनाथ में प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन भी हुआ है, तो यहीं पर जो अशोक का स्तंभ है, अशोक का जो सारनाथ स्तंभ है, यही स्तंभ सारनाथ या मृगदाव या ऋषिपत्तन, ठीक, ऋषिपत्तन, यहाँ से जो अशोक का स्तंभ है, इसी स्तंभ पे, ठीक है, यह जो स्तंभ बनाया गया है, इस स्तंभ पे चार तरफ से, ठीक है, चार तरफ से सिंह बनाए गए हैं। यद्यपि 3 ही सिंह दिखते हैं, चारों पीठ सटा के हैं, तो 3 ही सिंह इसमें दिखाई देते हैं। ये 4 सिंह हैं, ठीक है। जो 4 सिंह बनाए गए हैं, यह सिंह किसके प्रतीक हैं, याद रखिएगा। जो शेर बनाए गए, अब शेर तो मैं नहीं बना पाऊंगा, ठीक है, तो जो शेर हैं, हाँ, ये क्या हैं, यह महात्मा बुद्ध के अदम्य साहस को दर्शाते हैं। क्योंकि कहा गया है कि बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो बुद्ध ज्ञान प्राप्ति का घटना का उल्लेख कहाँ मिलता है, यह मिलता है पाली साहित्य के सिंहनाद सूत्र में। पाली साहित्य के सिंहनाद सूत्र में कहा गया है कि जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो बुद्ध सिंह की तरह दहाड़े। जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो बुद्ध सिंह की तरह दहाड़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध अपना जब प्रथम उपदेश देने चलते हैं, ठीक है, चलते हैं तो पहुंचते हैं सारनाथ। याद रखिएगा, एक कभी कोई क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ बोधगया में, जो बिहार में है, तो बुद्ध प्रथम उपदेश देने के लिए बनारस क्यों आए? बुद्ध बनारस इतना दूर क्यों आए? बुद्ध पहला उपदेश तो अपना बिहार में ही दे सकते थे, या बोधगया में दे सकते हैं, ठीक है, बोधगया में दे सकते थे। बुद्ध क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि बुद्ध चले आए? मेन बात ये थी, याद रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा भी गया है, इसलिए बुद्ध चले आए कि बुद्ध चाहते थे पहला उपदेश वहीं दें, लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पे उस समय तक आजीवक संप्रदाय का बड़ा बोलबाला था। आजीवक संप्रदाय का इतना ज़्यादा बोलबाला था कि महात्मा बुद्ध को जगह ही नहीं मिला अपना उपदेश देने के लिए, ठीक है। हाँ, उनके प्रभाव के कारण उनको जगह नहीं मिला, तो बुद्ध जी क्या किए, वहाँ से चले आए सारनाथ। हाँ, रास्ते में तपस्व भल्लिक 2 बंजारे मिले, बुद्ध उनको शिक्षा उच्छा देते निकल आए बाहर। यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे क्या हुआ कि बुद्ध के उसी शौर्य गाथा को दर्शाने के लिए, हाँ, यहाँ पे क्या किया गया, यह सिंह स्तंभ स्थापित कराया गया बुद्ध के सम्मान में, जो अशोक ने स्थापित कराया था। और इसमें कुल मिला के तो यह एक प्रकार से बुद्ध द्वारा धर्मचक्र प्रवर्तन का प्रतिबिंब है, का प्रतीक है, सिंबल है, ठीक है। और इसके बाद, ठीक है, इसे कहा गया प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन। यह जो सिंह शीर्ष स्तंभ है, इसमें से याद रखिएगा, इसमें 3 शेर दिखाई देते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इसमें 2 चक्र हैं, एक चक्र नीचे बना हुआ है, दूसरा चक्र ऊपर है। जो चक्र नीचे बना हुआ है उसमें 32 तीलियां हैं, यही क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है। जो चक्र नीचे बना है उसमें कुल 24 तीलियां हैं। जो चक्र नीचे बना है वो 24 तीलियां हैं, और जो चक्र ऊपर मिलता है उसमें कुल मिला के 32 तीलियां हैं, ठीक है, उसमें कुल 32 तीलियां हैं, ठीक है। तो और दूसरा क्वेश्चन समझिएगा, इस स्तंभ शीर्ष में कुल मिला के अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, कुल मिला के कितने प्रकार के पशु हैं, कुल मिला के कितने प्रकार के पशु हैं, तो 4 प्रकार के पशु हैं। जिसमें क्या है, पहला इसमें कौन कौन है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सारनाथ स्तंभ पे कौन से पशु की आकृति नहीं है,
तो याद रखिएगा, पहला है घोड़ा, हॉर्स, इसका उल्लेख मिलता है। दूसरा आपका ऑक्स, बैल है, यह भी है। तीसरा आपका एलिफेंट, हाथी है। और चौथा सिंह या शेर है। ये 4 हैं, ठीक है, ये 4 हैं। और ये याद रखिएगा, जैसे जब भी क्वेश्चन आता है तो ऐसे आता है, इनमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अशोक के सारनाथ स्तंभ पे निम्नलिखित में से, अशोक के सारनाथ स्तंभ पे निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, कौन सा पशु नहीं अंकित है। तो याद रखिएगा, उस समय आपको यह याद होना चाहिए। तो ये जो आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी रही हैं, जो भारतवर्ष के विषय में आपको याद करना है, आपको जानना ज़रूरी है। इसके बाद हम लोग अब अगला टॉपिक चलते हैं।